नमस्कार मित्रों, आज 10 अक्टूबर है और 10 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाती है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस धरती पर करीब करीब 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको मानसिक समस्या है, जो किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं, और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते और किसी साइकोलॉजिस्ट वगैरह से कंसल्ट नहीं करते, और इसमें से कुछ लोग जो हैं सुसाइड की ओर मुड़ जाते, और अगर सुसाइड नहीं भी करते तो वो किसी काम के लायक नहीं रहते समाज में, या तो अपना नुकसान करते या तो समाज में और लोग जो हैं उनके जीवन को किसी न किसी ढंग से प्रभावित करते। अगर किसी घर में एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाए तो पूरे परिवार को ये खराब कर सकता है, पूरे परिवार के लिए समस्या का कारण बन सकता है। और जाहिर सी बात है, जब परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा तो समाज स्वस्थ नहीं रहेगा, और फिर राज्य और देश स्वस्थ नहीं रहेगा, पूरा दुनिया अस्वस्थ हो जाएगा। इसीलिए ये तो जो डाटा है कि 90 करोड़ लोगों को कम से कम मानसिक बीमारी है, ये तो डाटा है, लेकिन अगर आप सोचने बैठिएगा तो उससे भी ज़्यादा लोग नज़र आएंगे, क्योंकि ये बेसिकली एक स्टिग्मा है। लोग खुद अपने इलाज के लिए नहीं आगे आना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में हमारा रुतबा खराब हो जाएगा, कि इसका दिमागी हालत ख़राब है, तो लोग इलाज के लिए नहीं जाना चाहते, उसको बीमारी नहीं समझते, और उसकी वजह से जो है समाज हमारा पीछे जाता है। भारत में अगर देखिएगा तो भारत में भी ये आंकड़ा अच्छा खासा है, और पूरी दुनिया में जितनी आबादी है करीब करीब 10% आबादी को ये है, और भारत में भी देखिएगा तो करीब करीब 20 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। तो और उसमें से करीब करीब जो है 10 से 20 लाख लोग रोज़ जो है 10 से 20 लाख लोग जो हैं वो हर साल सुसाइड करते हैं। कहा जाता है कि हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। तो हम अगर इसके बारे में जागरूकता रखें, लोगों को बताएं कि नहीं भैया, ये बहुत ज़्यादा स्टिग्मा का चीज़ नहीं है, इसको आप इसका कारण समझिए और इसको उसके हिसाब से अपना जीवन शैली बदलिए, तो ये बीमारी ठीक हो जाने वाला है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो इसी के लिए ये दिवस मनाया जाता है। वैसे अगर देखिएगा तो पूरे महादेश में अगर कंपेरिजन कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम है वो यूरोप में है, लेकिन अब महादेश के बारे में सोचिएगा। लेकिन अगर देश के रूप में सोचिएगा तो संख्या के लिहाज से भारत में अच्छा खासा मानसिक रोगी हैं। तो अगर हमको इसका सही नॉलेज रहे तो हम इसको, इस दिन जो है ये कब से शुरू हुआ है, ये मनाने का चलन 1992 से शुरू हुआ। किसके कहने से शुरू हुआ? ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एक संस्था है जो NGO है, और इसके कहने से ये शुरू हुआ, और ये बहुत पुराना NGO है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी, और हर लोग जानता है कि 1948 ईस्वी में ही यूनाइटेड नेशंस का भी निर्माण किया गया था, और वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य संगठन भी 1948 ईस्वी में ही अस्तित्व में आया था। और मेंटल हेल्थ के प्रति शुरू से जागरूकता क्यों है, इसका इसी ढंग से समझ सकते हैं आप कि जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो पहले डायरेक्टर जनरल थे उनका नाम था डॉक्टर जी ब्रोक चिसोल्ड, और ये जो थे डॉक्टर जी ब्रोक चिसोल्ड, ये जो थे ये एक साइकेट्रिस्ट थे, ये एक मानसिक रोग के डॉक्टर थे, और ये जो है WHO के पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में रहे थे। तो 1992 से इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एक संस्था है, NGO है, वही इसको मनाता है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ जो संस्था है, इसमें केवल साइकेट्रिस्ट नहीं है, इसमें जो पहले जिनको बीमारी रह चुका है, मानसिक रोगी जो रह चुके हैं, वो भी मेंबर होते हैं। इसमें समाज के और वर्ग के लोग भी मेंबर होते हैं, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष भी मेंबर होते हैं। तो इसलिए ये एक पूरा NGO है, और इसकी बातों को बड़ा तवज्जो देता है। ये जो बहुत सारा शोध कार्य भी करता है, कितना समस्या क्या है, अभी कौन कौन बीमारी कितनी मात्रा में है, इसका आकलन करने के लिए ये हमेशा सर्वे और स्टडीज़ वगैरह करते रहते हैं। और इनके स्टडीज़ को WHO और भी विश्व की संस्थाएं बहुत मूल्य देती हैं, इसलिए जो है कि इस संस्था का बहुत महत्व है। इन्होंने अभी हाल में ही 2019 में भारत में एक कॉन्फ्रेंस भी किया था, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन मेंटल हेल्थ। तो ये मतलब एक्टिव संस्था है।
तो इस दिन मनाने का उद्देश्य क्या है? 1992 से शुरू हुआ, लेकिन 1994 के से इसमें एक थीम दिया जाने लगा कि एक थीम को ही आगे बढ़ के रखना। इस बार का थीम है काइंडनेस। तो काइंडनेस मतलब काइंड होना है, आपको जो भी मानसिक रोगी हैं उनके प्रति दया का भाव रखना है। क्योंकि जैसे सपोज कीजिए आपको कोई आदमी गाली दे दिया और आपको पता नहीं है कि वो आदमी मानसिक रूप से बीमार है, तब तो आप उससे उलझ जाइएगा, उसको मारना पीटना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन यदि आपको पता रहेगा कि भाई वो मानसिक रूप से बीमार है, तो फिर आप उसके प्रति एक सहानुभूति का भाव आपके मन में अपना अचानक ही आ जाएगा कि नहीं बेचारा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसलिए जो बोल रहा है वो अपने सही दशा दिशा में नहीं बोल रहा है। तो उसको आप उसके बात पर गुस्सा नहीं होइएगा, बजाय कि गुस्सा नहीं होकर उसके प्रति प्रेम से भरिएगा और उसको जाके इलाज के लिए संबंधित जगह पर किसी भी तरीके से आप बोल के नहीं लेके जाइएगा, बोलेगा हम ऐसे ही तो आपको एक मित्र से मिलाने जा रहे हैं, इस प्रकार से आप उनको संबंधित विशेषज्ञ से मिलाइएगा और वो जो बताएंगे उसके हिसाब से आप कीजिएगा, तो वो आदमी ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए ये दिन मनाने का चलन है कि भाई ये जो स्टिग्मा हो गया है कि जो मानसिक रोगी को लोग बताना नहीं चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो ये स्टिग्मा को ख़त्म करने के लिए ये मनाया जाता है। बहुत सारे देशों में इसका वीक मनाया जाता है, जैसे कि हम लोग बोलते मेंटल हेल्थ वीक, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कनाडा में वीक मनाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जब से वो पूरा सप्ताह से लोग, जैसे 10 अक्टूबर से 4 दिन पहले 4 दिन बाद वो पूरा सप्ताह जो है वो एक्टिविटी चलता है और वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो कहीं पर मंथ भी मनाते हैं। अमेरिका में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मंथ मनाने का चलन है, वो पूरा मई महीना को मनाते हैं। अभी हाल में ही अभी 11 सितंबर आया था, तो उस दिन हम लोग विश्व आत्महत्या निरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सब रिलेटेड चीज़ है जो कि अलग अलग दिवस लोग मनाते हैं कि भाई उसके प्रति लोगों में, सामान्य पब्लिक भी को भी जागरूक बनाया जा सके। किसी भी बीमारी का एक दिन नहीं हो सकता, लेकिन एक दिन सब लोग का ध्यान उसी की ओर चला जाए, इसीलिए ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कम से कम एक दिन भी लोग उसके बारे में सोचे, लोग समझे कि नहीं भैया वो बीमार है। तो कोई आदमी आपको गुस्सा कर रहा है, कोई आदमी को कोई किसी भी बात से आपको ख़राब लग रहा है, तो आप ये सोचिए कि कहीं वो मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। तो अगर वो मानसिक रूप से बीमार है, तो बजाय उसके कि इस पर आप गुस्सा हुए, आप उसको समुचित उसके इलाज का प्रबंध कीजिए। तो ये आपका दायित्व बनता है। एक सभ्य समाज में आप रहते हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि उसका हम इलाज करें। तो ये तो हो गया कि आप विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है उसका इतिहास क्या था, ये हमने आपको बता दिया। अब आते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारी क्या है। आखिर कोई आदमी बीमार क्यों हो जाता मानसिक रूप से? अब क्या है, इसमें दो अलग अलग धारणा चल रहा है। जो साइकेट्री है आजकल दो अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो गया। साइकेट्री का एक विचारधारा कहता है कि हर बीमारी हमारे बायोलॉजिकल कारण से होता है, यानी कि कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक काउज होता है हमारे दिमाग में, उसकी वजह से हमारा माइंड खराब होता है। दूसरा थ्योरी कहता है कि नहीं, ये उसका रोल नहीं है, ये परिवेश के चलते कोई आदमी पागल होता है, कि उसका परिवेश गड़बड़ होता है, उसकी वजह से कोई आदमी का मानसिक स्थिति खराब हो जाता है। तो ये अलग अलग थ्योरीज है। हम इस दोनों थ्योरी के बारे में बात करेंगे। और आपको ये लग रहा होगा कि ये मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जैकर, एक्स एंड फर्स्ट HOD स्किन VD इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। वैसे तो मैं एक चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मैं एक कवि भी हूँ और एक मैं अपने आप को, अगर मैं पाता हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए अपने आप को, तो मैं पाता हूँ कि मैं एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा अपने आप को। क्योंकि एक बीमारी होता है सिस्टेमिक लूपस इरिथमेटोसस, SLE हमारा सबसे फेवरेट बीमारी है। ये और वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ। इंदिरा गांधी में चर्म रोग विभाग नहीं था, यहाँ पर हमने शुरू किया और 2013 से लेकर 2019 तक करीब 70-80 हज़ार मरीज हमने देखा। और जब ये देखा तो हमको ये समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना कम से कम 2 घंटा भी, 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना और कम से कम 6 घंटे की भी गहरी नींद नहीं देना। यही 5 कारण होता है कोई भी बीमारी होने को। तो इसी संदर्भ में मैं अब हर बीमारी का इलाज शुरू कर दिया। और चूँकि मैं भोजन बदल के और मरीज को 2 घंटा रोज़ टहलना सिखा के या फिर एक्सरसाइज सिखा के बीमारी को ठीक करने की कलाकारी यहाँ पर सीखा, तो इसके द्वारा हमने ये सीखा कि बड़ा आश्चर्यजनक नतीजा हमको मिला
कि जो SLE बीमारी जिसको कहा जाता है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और ये ठीक नहीं होता, उसमें शरीर का सारा अंग खराब होता है इंक्लूडिंग दिमाग। बल्कि SLE में भी बहुत सारा लोग साइकोसिस होता है उसको, वो मानसिक रूप से बीमार SLE का मरीज भी होता है, और उसको जब हम दवा देते तो उससे खाली उसका शारीरिक बीमारी नहीं, मानसिक बीमारी भी ठीक होता है। तो एक ढंग से देखिएगा तो थोड़ा सा हम जो है बायोलॉजिकल साइकेट्री की ओर टिल्टेड हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारा दिमाग भी एक अंग है। तो जैसे हार्ट खराब होता है, जैसे आपका लीवर खराब होता है, वैसे ढंग से आपका दिमाग भी खराब होता है, और ये सब आपके गलत भोजन के चलते होता है। तो हम बेसिकली जो अभी आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, तो इस पूरे वीडियो में आप ये पाइएगा कि ये डॉक्टर इस विचारधारा से ज़्यादा प्रेरित है कि हर बीमारी हमारे गलत भोजन से होता है। तो अगर हम भोजन सुधार दें तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात, एक संसार जो हमको दिखता है, ये फिजिकल वर्ल्ड, एक संसार जो हमको नहीं दिखता लेकिन वो है, तो माइंड उसी का नाम है। एक जो दुनिया है जो हमारे चारों तरफ वो बनी हुई है, जो हमारे दिमाग में वो दुनिया है, माइंड है हमारा, तो वो हमको दिखता नहीं है बट वो है। जैसे कि वर्चुअल दुनिया है, अभी जो वीडियो जाएगा ये वर्चुअल स्पेस में जाएगा, ये इंटरनेट जो है वर्चुअल स्पेस है, उसी ढंग से हमारा माइंड है, तो ये वर्चुअल स्पेस में ये हमारा बात जाएगा। तो ये जो हमारा सोचने विचारने का जो भी हमारा थॉट प्रोसेस है, परसेप्शन है, जो हमारा इमोशंस है, ये जो हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी है, ये कहीं ना कहीं एक अलग दुनिया है जिसको हम लोग माइंड कहते हैं। तो माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों जुड़ा हुआ है और ये तीनों का रिलेशन है आपस में। तो यदि हम इसको बैलेंस करके रखें और वातावरण से उतना ही कैलोरी लें जितना खर्च करते हैं, और उतना ही बातों को लें और उसको निकाल दें, उसको हम किसी चीज़ का ग्रंथि नहीं बनाएं। सुने, हर बात हम सुने, लेकिन किसी भी बात को अपना नहीं लें। हम अपने अनुभव से गुजारें, हमको अच्छा लगे, किसी चीज़ का डोगमा मत बनाएं, किसी चीज़ का ग्रंथि नहीं पालें, तो फिर निश्चित रूप से हम मानसिक बीमारी से भी मुक्त रह सकते। ऐसा कहा गया है कि इस धरती पर सबसे बड़ा जो अगर स्क्रिप्चर लिखा गया है, जो सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, जो कि सबसे बड़ा साइकोलॉजी का एनालिसिस करता है, साइको एनालिसिस करता है, सबसे बड़ा साइकोलॉजी बताता है इंसान का, वो है आपका गीता। और गीता अगर पढ़िएगा तो आपको सारे मानसिक रोगों का कारण समझ में आ जाएगा कि इंसान एक झूठी दुनिया में जीता, जो वास्तविक नहीं है उसको अवास्तविक चीज़ को वास्तविक समझ लेता और उससे तादात्म्य स्थापित कर लेता और बहुत सारे मानसिक रोगों से प्रभावित हो जाता। लेकिन मानसिक रोग केवल बाहरी वातावरण से नहीं होता, मानसिक रोग आपके ब्रेन खराब होने से भी होता, और ब्रेन तभी खराब होगा जब आपका भोजन गलत होगा, क्योंकि ब्रेन भी आपके शरीर का अंग है। तो मेरा मानना है कि बायोलॉजिकल साइकेट्री जो ये कहता है कि मानसिक रोग आपके गलत भोजन और गलत डाइट और गलत एक्सरसाइज से होता है, गलत जीवन शैली से होता है, और आप ये भोजन बदल के आप पूरी तरह से मन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन एक जो थ्योरी है, जो फ्राइड का थ्योरी है, जो कहता है कि मानसिक रोग आपके गलत परवरिश से होता, आपके गलत इन्वायरमेंट से होता, आपके गलत अपब्रिंगिंग से होता, गलत पर्सनालिटी से होता। तो ये जो दूसरा थ्योरी है, तो वास्तव में देखा जाए तो दोनों थ्योरी सही है, क्योंकि ये दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, और यही चीज़ हम अपने इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा शरीर हमारे भोजन से पहले थ्योरी पर आते हैं। पहले जानिए कि मानसिक रोग कितने कितने प्रकार का होता। तो मानसिक रोग को मोटा मोटी आप बांट सकते हैं, 4-5 भाग में बांट सकते हैं। वैसे तो अलग से DSM क्लासिफिकेशन है, ICD क्लासिफिकेशन है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, और एक डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल है। तो DSM-5 अभी चल रहा है, और एक ICD-10-11 चल रहा है अभी। तो ये जो आपका अलग अलग तरीका है क्लासिफिकेशन का, लेकिन अगर आप उसमें पढ़िएगा तो बड़ा कन्फ्यूज हो जाइएगा, और 1 घंटे का वीडियो अगर हमको बनाना है तो हमको ये पूरा चीज़ आपको बता देना है। तो अगर हमको शॉर्ट में आपको बताएं तो मानसिक रोग को आप बात सकते हैं कि एक तो हुआ जिसमें साइकोसिस हो गया, जिसमें मरीज़ को इंसाइट नहीं रहता, जो भी वो उसका फॉल्स बिलीफ है उसके बारे में उसके दिमाग में कोई इंसाइट, रियलिटी का बोध नहीं रहता, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंसाइट नहीं रहता, तो उसको हम लोग बोलते हैं आपको साइकोसिस। और यदि किसी चीज़ के बारे में हमको इंसाइट है, हमको पता है कि हम गलत चीज़ कर रहे हैं, और हमको आबो हवा चारों तरफ परिवेश के बारे में जानकारी है हमको, तो हमको जो है कि उसको इंसाइट है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूरोसिस। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस हुआ। उसके अलावा आप देखिएगा तो साइकोसिस का उदाहरण है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है। दूसरा, कभी कभी कोई खास डिल्यूजनल डिसऑर्डर होता है,
तो डिल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ किसी चीज़ में और उसके बारे में इंसाइट नहीं हो, तो वो डिल्यूजनल डिसऑर्डर में आ जाएगा आपका। तो उसमें आपका डिल्यूजन होता है और एक हैलुसिनेशन होता है। हैलुसिनेशन उसको कहते हैं कि जैसे असामान्य अनुभूति होने लगे किसी भी चीज़ के बारे में। कोई घंटी नहीं बज रहा है लेकिन हमको लगेगा कि घंटी बज रहा है, और वो बिल्कुल रियल लगेगा कि घंटी बज रहा है। हम उसको डिस्क्राइब कर पाएंगे कि सही में घंटी बज रहा है और इतना आवाज़ आ रहा है। तो कोई कहीं कोई घंटी नहीं, लेकिन हमको घंटी सुनाई पड़ेगा, उसको ऑडिटरी हैलुसिनेशन बोलते हैं। उसी ढंग से कुछ चीज़ नहीं रहेगा लेकिन हमको उसका गंध सुनाई पड़ेगा, ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन बोलते हैं। विजुअल हैलुसिनेशन होता है, कोई चीज़ रहेगा नहीं लेकिन हमको वो दिखाई पड़ेगा और हम उसका पूरा फोटो भी बना देंगे कि हाँ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। और बिल्कुल वो अंदर से नहीं आता, वो बाहर से आता है। जैसे अगर कोई आदमी बोले कि आप अपनी माँ को याद कीजिए, तो आप सोचने बैठिएगा तो आपको अपनी माँ का चेहरा याद आ जाएगा, तो इसको हैलुसिनेशन नहीं कहेंगे। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको माँ का चेहरा याद आ गया, लेकिन इसको हैलुसिनेशन नहीं कहेंगे। ये अंदर से नहीं, ये बाहर में दिखना चाहिए। ये बाहर में आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं भी रहेगा फिर भी ऐसा दिखेगा, तो उसको हम लोग हैलुसिनेशन कहते हैं। तो ये मानसिक रोगों में होने लगता है, खासकर साइकोसिस में हैलुसिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो उसी ढंग से आप आइएगा तो आपका फिर एक न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स हो गया। एक हुआ मूड का डिसऑर्डर। मूड का अर्थ हुआ, मूड किसको कहते हैं? मूड का अर्थ हुआ कि आप जो है आप कभी खुश होते हैं कभी दुखी होते हैं। मान ली किसी की माँ मर गई तो उसका दुखी होना स्वाभाविक है। आप किसी एग्जाम में टॉप किए तो आपका खुश होना स्वाभाविक है। तो इसको हम लोग मैनिया और डिप्रेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आप जहाँ पर कोई कारण नहीं है उसके बावजूद भी आप दुखी हो रहे हैं और दुखी ये लगातार प्रोसेस बन गया आपके जीवन में, लगातार आप दुखी रहते हैं, तो दुखी होना ही आपका एक नियति बन गया हो और उसके चलते आपका काम बाधित हो रहा हो, तो अब हम उसको डिप्रेशन कहेंगे। और यदि आप बहुत ज़्यादा एलिटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, खुश होने का कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी आप हमेशा एलिटेड रहते हैं और उसके चलते आपका दिनचर्या प्रभावित होता है, आपका जो है कि जीवन शैली प्रभावित होता है, तो उसके चलते आपको मैनिया कहा जाएगा। तो ये सब मूड का डिसऑर्डर है। मूड कभी कभी फ्लक्चुअल भी करते रहता, तो कभी कभी आप मैनिया में जाइएगा, कभी डिप्रेशन में जाइएगा, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते कि आपको वो अल्टरनेट करता रहेगा मूड। और इसी में अब मैनिया में भी आप कभी एलेशन में रहेगा, कभी आप यूफोरिया में रहिएगा, कभी एलेशन में रहिएगा, कभी एक्सट्रेसिया में रहिएगा। तो ये अलग अलग स्टेज है कि आप कहाँ पर अल्टीमेट ब्लिस में चले गए, लेकिन वैसा कोई कारण नहीं है। आप जैसे कि कोई ध्यान में डूबते हैं, परमात्मा का दर्शन हुआ तब आप चले गए, तो एक बात समझ में आता है कि आप ध्यान किए तो आपको आनंद मिला, लेकिन आप बिना कारण के आनंदित हैं और उसके चलते आप गलत डिसीजन ले रहे हैं जीवन में, तो उसकी वजह से आपको दिनचर्या बाधित होने लगेगा, सामाजिक जीवन प्रभावित होने लगेगा, तो उसके चलते तब आपको मैनिक कहा जाएगा। तो कोई आदमी डिप्रेस हो सकता है, कोई आदमी मैनिक हो सकता है, लेकिन कभी कोई घटना घट गया, आप फेल कर गए किसी एग्जाम में और आप उदास हैं, तो उसको डिप्रेशन नहीं कहा जाएगा। डिप्रेशन तब कहा जाएगा जब आप बिना किसी कारण के आप उदास हैं, कोई कारण नहीं है लेकिन उदास हैं। और मान ली कोई घटना घटा, तो सामान्य आदमी मान ली कोई फेल कर गया तो एक दिन दुखी रहेगा, 2 दिन दुखी रहेगा, फिर वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। किसी की माँ मर गई, किसी का बाप मर गया, 1-2 दिन दुखी रहेगा, फिर वो ठीक हो जाएगा। तो जब ठीक हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे कि भैया वो तो ठीक हो गया, तो वो फिर वो तो ट्रांजिएंट सैडनेस था, ट्रांजिएंट हैप्पीनेस था, वो कोई मानसिक बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई घटना घटा और घटना आज घटा है और आप 1 साल तक उससे दुखी ही हैं, तो फिर ये बीमारी की शक्ल में आ जाएगा। उसको कभी कभी हम लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी कहते हैं। कभी कभी खाली आप उदास ही नहीं रहिएगा बल्कि आपको लक्षण भी मिलने लगेगा, जैसे कि आप जैसे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और उसके 1 महीना पहले से आपको भयंकर धड़कन है, हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, आप ऐसे भी डरे रहते हैं, ऐसे भी फ्रैटन रहते हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता, सांस तेज चलता, आपको पसीना निकलने लगता, धड़कन का बीमारी होने लगता, तो बिना किसी कारण के आप नींद नहीं आता, सुसाइड करने का आइडिया आने लगता, तो इसको हम लोग एंग्जाइटी में रखते हैं। तो ये एंग्जाइटी का डिसऑर्डर है जिसमें डॉक्टर को जब पता लगाएगा तो उसको फिजिकल साइन मिलेगा, उसका हार्ट रेट बढ़ा रहेगा, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इस प्रकार का उसको साइन मिलेगा उस मरीज में। तो अगर साइन मिलने लगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एंग्जाइटी। और अगर आपको केवल आपका मूड गड़बड़ है, जब जो है कि आप ज़्यादा सोए रहते हैं, आपका भूख बढ़ गया है, आप वेट गेन हो रहा है और आप उदास रहते हैं हमेशा, जीवन में कभी
मज़ा का फेज नहीं दिखता, हमेशा एनहेडाइनिया बोलते हैं उसको, हमेशा आप लो में रहते हैं और ये आपको लगता है कि आप लो में रहते हैं, आप कभी खुश नहीं होते, तो वो आप इसका मतलब है कि आप डिप्रेस हैं, तो आपको इलाज की आवश्यकता है और इसको स्टिग्मा में नहीं रहना चाहिए, तो ये चीज़ जानना चाहिए। उसके अलावा कभी कभी किसी को कुछ चीज़ का लत लग जाता है, जैसे लत में 3 चीज़ होता है, मेनली 3 चीज़ से लत लगता है, जो ज़्यादा नशे का चीज़ होता है मेनली 3 चीज़ से निकलता है, या तो ओपिओइड होता है, ओपिओइड जो कि आपका गांजा भांग जो हुआ उससे होने लगता है, या कोकेन का पौधा होता है जो ज़्यादातर आपका दक्षिण अमेरिकी कंट्रीज़ में मिलता है, तो कोकेन वो हेलुसिनेशन कराता है। कोकेन में ज़्यादातर जो है कि परसिप्टिव, जैसे उसमें लगता है कि कीड़ा चल रहा है, एक एरोफोबिया मिलता है, आपको लगेगा कि कीड़ा रेंग रहा है, लेकिन कीड़ा रहेगा नहीं, लेकिन आपको लगेगा कीड़ा रेंग रहा है, तो कोकेन बग बोलते हैं उसको। तो कोकेन जो है उसी से कोकीन बनता है, कोकेन पॉइजनिंग में होगा, जो कोई आदत लग जाता है उसको, लत लग जाता है। और तीसरा जो है कैनाबिस, तो कैनाबिस सॉरी गांज भांगा हो गया, और ओपियम हो गया पॉपी प्लांट। तो आपका जो है कि तो ये 3 प्रकार का जो पौधा है, ये तीनों नशा वाला पौधा है। तो ये तीनों को भगवान क्यों बनाया है, ये तीनों पौधा का अलग अलग काम है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भांग का कुछ काम था, उसको कुछ काम के लिए भगवान बनाया था, लेकिन आप उसको दुरुपयोग करना शुरू कर देते। भांग बहुत सारे चीज़ के लिए बनाया गया था, उसमें पॉजिटिव चीज़ भी है उसमें, लेकिन उसको सही तरीके से यूज कीजिएगा तो उसके लिए वो पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि भांग का रिसेप्टर आपके शरीर में है। जो आदमी भांग नहीं भी खाता है वो उसको भी पता है कि उसके शरीर में कुछ रिसेप्टर है, जो कि वो जब रिसेप्टर वो स्टिमुलेट हो जाएगा तो आप अल्टीमेट दुनिया में चले जाइएगा, आप भयंकर एक्सट्रेसी फील कीजिएगा, दुनिया एकदम हल्का नजर आ, सारा दुख तकलीफ सब बिल्कुल जो है आपका कॉन्शस माइंड को वो हटा देता है। तो आपको अनकॉन्शस माइंड जो है, बिल्कुल कॉन्शस माइंड जो है यही आपको टेंशन देता है, क्योंकि आप भविष्य में जीते हैं, आप सपनों में जीते हैं। तो ये जो कॉन्शस माइंड है आपको हमेशा स्ट्रेस में रखता है, क्योंकि जीवन तो वास्तविकता वर्तमान है, आप हमेशा कामना में जीते हैं कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, और जीवन वर्तमान है। तो अब वर्तमान तो आपका खराब होता ही है, अब भविष्य तो अभी कभी आता नहीं है, वो तो जब भी आप हमेशा आप वर्तमान में रहते हैं, और लेकिन जीवन जी रहे हैं भविष्य में, तो आपको उसमें टेंशन होगा, मन हमेशा जो बेचैन रहेगा, तो उस स्ट्रेस को जो, और ये क्या करता है सेडेटिव होता है, बिल्कुल सुला देता है आपको। जो 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 चेतन मन है वो चेतन मन को बिल्कुल शांत कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि आप 7वें आसमान पर पहुंच गए, तो आप और फिर उसी चीज़ का आप आदत होने लगता है, वो आप जो है कि फिर वही चीज़ का सेवन शुरू कर देते हैं, नशा वाला चीज़ का, और जो टेंशन कम करने के लिए, और फिर वो जो है आप उसके हैबिचुएट बन जाते, और फिर वो आप पर हावी हो जाता है। अगर कम डोज में कोई आदमी लेता है तो उसको वो फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर वो फिर लेने लगता है तो फिर वो नुकसान करने लगता है। बहुत सारा दवा है, जैसे पेन किलर, आप जितना भी पेन किलर खाते हैं जैसे ट्रामाडोल वगैरह, वो सब का सब ओपियम पौधा से बनता है, तो वो तो पॉपी प्लांट जो बोलते हैं। तो बेसिकली ये किसी काम के लिए यूज किया गया है। आप तो जानते हैं कि हर दवा एक पॉइजन से भी बनता है, अगर लो डोज में यूज कीजिएगा तो वो दवा हो जाएगा, ज़्यादा डोज में यूज कीजिएगा तो पॉइजन हो जाएगा। तो उसी प्रकार का चीज़ है, भगवान उसको बनाया था अलग कारण से, लेकिन लोग उसका मिसयूज शुरू कर दिया, और उसका भी आजकल अगर वो आप गांज का या कोकेन का चाय पीजिएगा या कैनाबिस का पत्ता खाइएगा तो उससे उतना डैमेज नहीं होगा। लेकिन अब लोग क्या करता है, उसको उससे एकदम एक्टिव प्रिंसिपल निकाल करके उसको केमिकली मॉडिफाई करके वो चीज़ हशीश गांजा मैरिजुआना ये सब जो खाने लगा, LSD, तो उसकी वजह से जो है कि ये और ज़्यादा पावरफुल होता है, वो और ज़्यादा मज़ा देता है। अल्टीमेटली आदमी उस पर बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाता है, वो पूरा समाज के लिए दुश्मन हो जाता है, और वैसा आदमी और ज़्यादा मात्रा में सुसाइड करता है। सबसे बड़ी बात है कि यदि आप सब्सटेंस डिसयूज करने लगिएगा तो उसके चलते क्या होगा कि आपको सारा मानसिक रोगों का लक्षण मिलने लगेगा। जैसे आपको पहले से मानसिक रोग नहीं है, लेकिन आप अगर सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, जैसे कोकेन खा रहे हैं, हशीश खा रहे हैं, किसी भी ढंग से ये सब गांज भांगा ये सब ले रहे हैं, तो अगर आप ये सब ले रहे हैं तो आपको फिर वो एंजाइटी, डिप्रेशन, इस प्रकार का लक्षण, हेलुसिनेशन सब शुरू हो जाएगा, साइकोटिक सिम्टम शुरू हो जाएगा। और अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और वो डॉक्टर अगर सही तरीके से आपका हिस्ट्री नहीं लिया है, और या फिर आप उसको छुपा लिए हैं, तो हो सकता है कि आपको मानसिक रोगी ऐसे बना दे, वो बोल दे कि इनको पहले से मानसिक रोगी है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो है कि अगर कोई आदमी चाहे तो आपको मानसिक रोगी बना सकता है। अगर आपको गांजा भांग पिलाना शुरू कर दे, कोई आदमी लत लगा दे किसी को, तो आपको मानसिक रोगी वो बना सकता है। अभी हाल में आप देखे थे सुशांत के केस में,
सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ हुआ था, तो उसमें उनको मानसिक रोगी बनाया गया था। क्योंकि जो बॉलीवुड में जो चलता है ये जो ड्रग का कारोबार, तो जब आप ड्रग लेने लगिएगा तो आपको साइकेट्रिक डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन होने लगेगा और आप अंतर कर ही नहीं सकते कि वो आप गांजा भांग से हो रहा है कि वो एक्चुअल साइकेट्रिक इलनेस है। ये तभी होगा जब आप हिस्ट्री दीजिएगा कि हाँ कि हम गांजा भांग पीते हैं। और यदि आपका साइकेट्रिस्ट आपसे ये नहीं पूछा या फिर आप छुपा लिए, तो फिर आपको हो जाएगा कि नहीं आपको पहले से साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो फिर आपको इसको मिसयूज किया जाएगा। फिर आपका सारा संपत्ति लोग हड़प लेगा, आपको पागल ठहरा देगा और सारा संपत्ति हड़प लेगा और बोलेगा कि तो आपने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे केसेस में आप ये देखिएगा कि ये दुनिया में बहुत घटता है। ये दुनिया में ऐसा बहुत घटता है कि किसी को भी अगर डैमेज करना है तो उसको गांजा भांग सिगरेट ये सब का आदि लगा दो भाई। और जो है कि एक ही और जान लीजिए कि जो है कि ये जो नशा जो होता है ना, वो बेसिकली वो आपको ऐसा चीज़ है विशेष साइकिल में फंसा देता है, दुष्चक्र में आप फंस जाते हैं। आप जितना उसको लेते उतना ही लेने का आपको अंदर से इच्छा होता है और जिस दिन भी छोड़ दीजिएगा तो आप भयंकर कमज़ोर अपने आप को पाइएगा, क्योंकि आप उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो आपको किक मिलता है उसको लेने में और अचानक ले लीजिएगा तो आपको भयंकर कमजोरी होने लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा किक मिलेगा उतना ही आपका नीचे भी गिरिएगा। तो आपका जो मान लें कि मेंटल स्टेटस यहाँ पर था, ठीक है, आप जब लेते थे तो आपको किक यहाँ तक जाता था। तो अब जब आप उसको छोड़िएगा तो आपका ये जो मेंटल स्टेटस था जो नॉर्मल आदमी का होता, अब आप डिप्रेशन में जाइएगा, यहाँ से यहाँ तक किक पहुँचेगा नीचे। यानी कि उतना जितना आपका चोटी बनता था दिमाग का, अब दिमाग का वो खाई बनने लगेगा। आप भयंकर रूप से अपने आप को कमजोर पाइएगा। कुछ काम यही कारण है कि जिसको भी नशा पड़ जाता, अगर आप नहीं दीजिएगा तो ये जो है कि जितना ज़्यादा पीक में ऊपर गया था उतना ही ज़्यादा वो नीचे महसूस करेगा, उतना ही ज़्यादा वो कमज़ोर महसूस करेगा। इसलिए जब भी देखिएगा बिहार में शराबबंदी लागू हुआ तो जो शराब बंद किया गया तो मरीज को भयंकर घबराहट बेचैनी जैसा लगने लगा। तो उसका इलाज जो हम लोग करते हैं, तो इलाज हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग दवा देते हैं जैसे क्लोनाजेपाम एंग्जाइटी के लिए और एसिटालोप्राम डिप्रेशन के लिए, तो चूंकि उसको वो होने लगेगा क्योंकि उस शरीर में वो कमी हो गया। अब जो उसका दिमाग है उसका केमिकल जो निकलता है वो उसी अनुसार वो सेटल हो गया। तो अब अगर वो नहीं दीजिएगा उसके अनुसार ही वो निकलने लगा। अब अगर वो नहीं दीजिएगा तो अचानक वो बहुत कम हो जाएगा, अचानक कम हो जाएगा। और जब अचानक कम होगा, जैसे आपके घर में 10 गो नौकरदाय था, आप सब काम नौकरदाय के हवाले कर दिए थे, अचानक नौकरदाय आना बंद हो गया तो क्या होगा। तो वैसे केस में जो है कि आपको अचानक नौकरदाय आना बंद हो जाएगा तो आप अपने आप को बड़ा असहाय पाइएगा। लेकिन 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन धीरे धीरे आप सब काम फिर से शुरू करने दीजिएगा, लग जाइएगा तो धीरे धीरे फिर सब सही हो जाएगा। उसी ढंग से जब भी कोई आदमी अगर कोई किसी नशा का आदि कर लेता है और अगर उसको आप नहीं दीजिएगा, चाहे शराब का नशा क्यों ना हो, अचानक छोड़िएगा तो बहुत लो पाइएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा लो पाइएगा। तो जितना ज़्यादा गंभीर नशा आप किए थे वो उतना ही ज़्यादा आपको पीक पर ले गया था, और जितना ज़्यादा पीक पर आपको ले गया था जब उसको छोड़िएगा तो उतना ही ज़्यादा आप डिप्रेशन में और उतना ही ज़्यादा आप गड्ढे में नीचे जाइएगा, यानी आपका मन उतना ही ज़्यादा अपने आप को लो फील करेगा। तो ये इस चीज़ को भी आपको याद रखना चाहिए। तो हम आपको जो बता रहे थे मेंटल डिसऑर्डर का प्रकार, तो एक तो आपको बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया का डिसऑर्डर जिसमें कि हैलुसिनेशन मिलेगा, फॉल्स परसेप्शन, आपको लगेगा कि कोई चीज़ सुनाई पड़ रहा है, कोई रहेगा नहीं, कोई लगेगा कीड़ा रेंग रहा है, कोई कीड़ा रहेगा नहीं, और वो आपको हमेशा एहसास पड़ेगा और वो बाहर से आएगा, वो कोई अंदर से नहीं निकलेगा, वो उसका आप रियलिटी में वो एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आप कभी बोलेगा कि नहीं घंटी कैसा है तो कभी उसको हम नहीं बता सकते, नहीं, आप बता दीजिएगा कि ऐसा करके आवाज़ आता है। तो इसी ढंग से जो है कि आपको किसी भी सेंस में ऐसा असामान्य अनुभूति आपके दिमाग में हो सकता है। तो ये हो तो हम लोग बोलते हैं साइकोटिक डिसऑर्डर, जिसमें इनसाइट गायब हो जाता, रियलिटी गायब हो जाता, वास्तविकता का बोध गायब हो जाता। और एक होता है डिल्यूजनल डिसऑर्डर, न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जिसमें कि आपको वास्तविकता का बोध रहता। न्यूरोटिक के अंतर्गत ही एंग्जाइटी को रख सकते हैं। आपको उस मरीज को पता रहेगा कि उसको बहुत ज़्यादा डरता है, वो है ना। वो न्यूरोटिक के अंदर और भी जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें बार बार हाथ धोएगा मरीज, वो कोई कीवाड़ बंद कर देगा, उसको लगेगा अभी भी कीवाड़ खुला हुआ है, वो बार बार जाके उसको खोलेगा, चेक करेगा कि ताला लगाया कि नहीं लगाया। इस प्रकार का लक्षण उसको मिलेगा। तो और किसी के प्रति जो है कि ये शक सुबह ज़्यादा उसको रहेगा, तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव, और उसको अंदर से कंपल्सन होगा कि नहीं हम जाके देख लें। और अगर वो नहीं जाके देखेगा दोबारा ताला तो उसको हार्ट बीट बढ़ जाएगा, वो उसको भयंकर एंग्जाइटी होने लगेगा, उसको
बहुत सारा सब्जेक्टिव सिम्टम मिलने लगेगा, उसका कभी कभी ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो फिर जब आके देखेगा तब उसको जो है कि तसल्ली होगा कि हाँ हम बंद कर दिए। और बार बार आके देखेगा, आपसे दिखा के गया, वो बार बार आके पूछेगा, एक ही चीज़ को बार बार पूछेगा, उसको कन्फ्यूजन हमेशा बरकरार रह जाएगा। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। तो ये भी एक प्रकार है। उसके अलावा आपको और भी जैसे ईटिंग डिसऑर्डर होता है, बहुत सारा बीमारी में आदमी जैसे एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है और बुलिमिया। तो बुलिमिया में बहुत ज़्यादा खाने लगता है, एनोरेक्सिया में वो भूखे रहने लगता है। तो इस प्रकार का ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं कि वो हमेशा खाने में डरता है कि कहीं मोटे ना हो जाएं। और कभी कभी क्या करता है, वो उल्टी करने लगता है, वो खाना खा के उल्टी करने। दायना कोई बीमारी था, तो ये तो हर आदमी जानता है कि ईटिंग जो है कि ना, वो खाना खा लेगा, जब कभी खा लेगा और फिर उल्टी करने लगेगा, क्योंकि और बार बार उल्टी करेगा तो कभी कभी उसको एस्पिरेशन निमोनिया भी हो जाएगा। वहाँ पर एसोफेगस, जो स्टोमक और एसोफेगस का जो जंक्शन है वो क्रैक कर जाएगा, उसकी वजह से वो रिगरगिटेशन, उसको बार बार पेप्टिक अल्सर भी होगा। तो इसको ईटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। उसके अलावा एक होता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कि आदमी जो है वो हमेशा मतलब उसका पर्सनालिटी ही गड़बड़ रहेगा। जैसे पर्सनालिटी, जैसे कभी कभी हिस्ट्रोनिक पर्सनालिटी, वो हमेशा सिंपैथी गेन करने का प्रयास करेगा। कभी कभी देखिए कोई लड़की जो है वो झूठ मूठ का बोलेगी हमको चमकी आ रहा है, और उसको चमकी रहेगा नहीं, वो ऐसा नाटक करेगी, दत्ती लगा देगी, नाटक करेगी कि हमको दत्ती लग गया। तो इस प्रकार से वो उसको हिस्टेरिया बोलते, या फिर उसको कन्वर्सन डिसऑर्डर भी बोलते। तो उसमें वो आपका, चूंकि उसका कारण सहानुभूति गेन करना। लेकिन ऐसा व्यक्ति देखिएगा कि जब कोई आदमी रहेगा तभी ऐसा करेगा, जब कोई आदमी नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा। और वैसे व्यक्ति को यदि आप जोर से दबाइएगा तो देखिएगा कि वो आदमी को उसको दर्द के बारे में बताएगा कि वो जो है कि, तो वो आपको सिंपैथी गेन करने के लिए वैसा करता है। उसको स्यूडोसीजर भी बोलते हैं। तो हिस्टेरिया में ज़्यादातर यंग अनमैरिड फीमेल में होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो है कि वो ज़्यादातर लोग फीमेल को घर में जो पुरुष सत्तात्मक समाज है तो उसको बोझ समझा जाता है, स्त्रियों को, लड़कियों को तो खासकर वो सिंपैथी गेन करने के लिए वैसा करती है। तो ऐसा मेल में भी हो सकता है। तो ये तो आपका हिस्टेरिया का डिसऑर्डर हुआ, उसको हम लोग फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, कि कुछ रहेगा नहीं लेकिन मरीज को ऐसा लक्षण मिलेगा। और कभी कभी तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर मिलेगा। उसमें क्या होगा, मरीज को कमर दर्द, बदन दर्द, माथा दर्द बताएगा, हाथ पैर में लहर जलन झिनझिनी बताएगा। लेकिन डॉक्टर जब जांच कराएगा तो उसको कुछ खास चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन उसको हमेशा बोलेगा कि सर हमको गले में कुछ फंस गया है। और जब कान नाक गला का डॉक्टर देखेगा बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमेशा बोलेगा कि कोई चीज़ फंस गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार का फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि आपको मरीज बताएगा। उसको जो है कि सोमेटाइजेशन का डिसऑर्डर बोलते। उसमें 4-5 सिस्टम का गड़बड़ी मरीज बताएगा। हार्ट का भी बताएगा कि धड़कन रहता है, कब्ज, गैस, बवासीर, गैस के बारे में बताएगा, गैस रहता है, चक्कर आता है, हाथ पैर में लहर जलन रहता है। 3-4 सिस्टम का वो गड़बड़ी आपको बताएगा। और उसको कुछ लक्षण नहीं मिलेगा, अंदर में कोई कारण नहीं मिलेगा, लेकिन हमेशा उसको दिक्कत रहेगा। तो ये भी एक सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, ये भी मानसिक रोगों का प्रकार है। उसके अलावा अल्कोहल बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। अल्कोहल के चलते भी जो है कि मानसिक रोगों का अल्कोहल डिपेंडेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। और भी बहुत लोग चेन स्मोकर होता है तो उसके चलते भी तंबाकू का सेवन करता है, उसके चलते भी मानसिक रोग होता है ना। बहुत लोग को चीनी एक ऐसा चीज़ है, चीनी का भी लत लगता है। और चीनी का लत इसलिए ख़राब है क्योंकि वास्तव में सब मानसिक रोग चीनी से होता है, यही हम आपको अभी समझाएंगे। तो ये जो हो गया कि मानसिक रोगों का जो टाइप हो गया कि मानसिक रोग किस किस कारण से होता है, ये हम आपको बताएं। उसके अलावा आप देखिएगा कि कभी कभी किसी को फोबिया हो जाता है कि नहीं, एक बार अगर वो कहीं पर गया था तो उसमें वो गिर गया था तो फिर उसी समान सिचुएशन में दोबारा नहीं जाना चाहेगा वो, क्योंकि उसको हमेशा डर रहेगा, उसको फोबिया बोलते हैं। किसी चीज़, किसी खास पार्टिकुलर सोशल फोबिया, कभी कभी किसी को भाषण देने में डर लगेगा, है ना। तो किसी को एक्रोफोबिया, है ना। कभी कभी उसको लगे कि कोई वर्म चल रहा है, हमेशा एक्रोफोबिया बोलते। फिर कभी कभी वो ओपन स्पेस का डर रहेगा, अकेला ज़्यादा खुले जगह पर नहीं जा सकता। कभी कभी हाइट का डर रहेगा। तो ये सब अलग अलग प्रकार का फोबिया होता है। तो इस प्रकार का हम लोग मानसिक रोग देखते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आप बोल सकते हैं कि बहुत लोग को सेल्फ लविंग आदमी होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी होता है, तो उसमें हर चीज़ सोचेगा कि सब चीज़ हमारे चलते के लिए ही हो रहा है, और वो उल्टे वैसा ही सोचेगा, मतलब उसको, और उसके चलते उसको आगे चल के
दिक्कत होगा। जैसे कुछ लोग होता है साइकोपैथ पर्सनालिटी का मरीज होता है, उसको सब पर शक करना शुरू करेगा, सब आदमी पर शक करेगा, तो इस प्रकार से उसको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में दिक्कत होगा समाज में, तो उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर बोलते। और यही पर्सनालिटी डिसऑर्डर जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो आपको ये बीमारी उसको जो है कि ये का कारण बनता है। अब तो आप ये देख ले कि कैसे कैसे प्रेजेंट करता है मानसिक रोग, अलग अलग ढंग से प्रेजेंट कर सकता है ना। कि कोई महिला बोलेगी कमर दर्द, बदन दर्द, माथा दर्द हो रहा है, तो इस प्रकार से उसको सोमैटिक डिसऑर्डर बोलते, और जांच में सब कुछ सही है, तो ये सब आपको सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये तो आपको हम बताएं कि आपका जो क्या क्या लक्षण होगा मानसिक रोगों का, तो ये लक्षण हम आपको बताएं। अब जानिए कि हम अपने शोध में क्या खोजे, हम क्या ऐसा क्यों ये वीडियो बना रहे हैं। ये तो बहुत सारा साइकियाट्रिस्ट बनाए हुए हैं, तो हम क्यों बना रहे हैं? हाँ, हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम ये खोजे हैं कि अगर आप भोजन बदल दीजिएगा तो आप केवल चमड़ा का ही बीमारी नहीं, शरीर का हर बीमारी ठीक कर सकते और मानसिक रोगों को भी ठीक कर सकते। मानसिक रोगों को भी आप भोजन बदल के ठीक कर सकते। तो वही चीज़ हम अभी आपको बताएंगे, क्योंकि हमारा क्या कहना है, और इसको आप आज की दुनिया में आप देखिएगा तो हर बीमारी में आ गया। आप डिप्रेशन, ऑटो एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन टाइप कर दीजिए, ऑटो एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद स्किज़ोफ्रेनिया गूगल में टाइप कर दीजिए, ऑटो एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑटो एंटीबॉडी एसोसिएटेड विद एनी आप साइकेट्रिक डिसऑर्डर टाइप कर दीजिए, देखिएगा बहुत सारा आर्टिकल खुल गया जो पबमेड इंडेक्स्ड पब्लिकेशन आपको मिल जाएगा, अच्छे से अच्छे नेचर जर्नल में भी छपा हुआ से लेके बहुत। अब दुनिया ये मानने लगा है कि आपका जो दिमाग है वो भी एक अंग है, और वो खराब इसलिए होता है क्योंकि आपका भोजन गलत होता है। तो आप अगर भोजन सुधार लीजिएगा तो बहुत सारा मानसिक रोग ठीक हो जाता है। जैसे कोई मरीज हमारे पास आता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर का, जिसमें मरीज बताता है कि सर हमको भयंकर बेचैनी घबराहट होता है, ये रात में नींद नहीं आता है, कमर दर्द, बदन दर्द रहता है। ये बहुत कॉमन मरीज ये सब देखिए जो आएगा, वो बाकी चीज़ तो बताएगा, जैसा चमड़े का बताया ठीक है, और साथ में बोल दिया कि सर हमको रात में नींद नहीं आता है, बेचैनी घबराहट रहता है, माथा भारी रहता है, माइग्रेन रहता है, तो इस प्रकार का वो लक्षण देगा। लेकिन जब हम उसको भोजन बंद करते हैं तो फिर ये बीमारी भी जड़ से चला जाता है। हाँ, एक आध महीने के लिए हमको क्लोनाजेपाम उसको देना पड़ता है जो कि एंटी एंजाइटी ड्रग है, और एक आध महीने के लिए एसिटालोप्राम 5 से 10 मिलीग्राम हमको देना पड़ता है जो कि एंटी डिप्रेशन दवा है। तो ये दोनों जब दवा हम देते हैं और साथ में जो मेन दवा चलाते हैं एलर्जी को कम करने वाला, तो वो बीमारी भी ठीक हो जाता है। तो अब आइए कि हमारा थ्योरी क्या है, जिसमें हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप किसी भी मानसिक रोगी को ठीक कर सकते भोजन बदल के। तो अगर आपके यहाँ कोई भी ऐसा मानसिक रोगी हो जिसको कि जड़ से वो नहीं जा रहा है, तो ये जो हमारा वीडियो आप अंत तक देखिए और इसके अनुसार अपना भोजन बदलिए, देखिएगा उस मरीज में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया, और उस मरीज को भी आप हमसे भी आकर के कंसल्ट कर सकते। और जब हम उसका पूरा जांच कराएंगे तब आप देखिएगा कि नहीं, उसमें और भी बहुत सारा बीमारी था, क्योंकि दुनिया में कभी भी कोई भी मानसिक रोग अकेले नहीं आता। याद रखिएगा, अगर किसी को कोई भी मानसिक रोग हो, चाहे वो डिप्रेशन हो कि मैनिया हो कि बाइपोलर हो कि स्किज़ोफ्रेनिया हो कि कोई भी मानसिक रोग है, वो अकेले नहीं आता है, उसके साथ और उसके शरीर में और भी गड़बड़ी जरूर हुआ होगा। ये पता चलेगा जांच में। इसलिए अपने डॉक्टर को बोलिए कि आप पूरा जांच कराइए, खाली सीटी स्कैन, एमआरआई और पेट स्कैन ही नहीं कराना, बल्कि पूरा खून और पेशाब का जांच कराना, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी जो है कि लिपिड प्रोफाइल, सीआरपी, एएसओ, एएनए, एंटी डीएसडीएनए जो है कि ये आपका टीएसएच, एंटी टीपीओ, एलाजा फॉर ह्यूमन हर्पीस वायरस, टाइप 1, टाइप 2, LH/FSH फीमेल के केस में, फिर सीरम टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सारा जांच कराना है, विटामिन डी लेवल, विटामिन B12 लेवल। जब ये सारा जांच कराइएगा तो आपको कम से कम 4 से 5 मेजर गड़बड़ी भी जरूर मिलेगा। इसका अर्थ हुआ कि उसको खाली मानसिक रोग नहीं था, उसको और भी रोग था, और वो सबका कारण एक ही था, गलत भोजन। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। आपको कोई कहता है देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप खटाक से पूछेगा कौन सा बीमारी हुआ, लेकिन अगर आपको कोई कहता है देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप ये कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक
लौट आइएगा। याद रखिए, अगर आप भोजन नहीं बदले हैं, अगर आप डाइट एक्सरसाइज नहीं मॉडिफाई किए हैं, तो आप अपना किसी भी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप भोजन बदल दिए हैं, एक्सरसाइज बढ़ा दिए हैं, तो हर बीमारी आप जड़ से ठीक कर सकते। यही चीज़ हम बताने के लिए वीडियो बना रहे हैं कि आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये कमी है, ये हम देखे हैं कि ये कमी है। मरीज जो इलाज कराता है मानसिक रोग के डॉक्टर से, तो ये कमी देखा गया है कि डॉक्टर हमेशा खाली लास्ट में एक लाइन कहते कि ये डाइट खाली ये रखो, डाइट पर ज़्यादा जोर नहीं देते, जबकि किसी भी बीमारी को ठीक करने का सबसे बड़ा कारण चीज़ जो है, हथियार जो है, वो डाइट है। क्योंकि हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। आप खुद सोचिए, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? तो जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, वही काम शरीर में चीनी का है। तो धरती पर कोई भी बीमारी हो, बंदे की चीज़ होगा, वो है चीनी। तो मानसिक रोग क्यों होता? अगर हमसे एक लाइन में पूछिएगा तो वो होता है एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी मानसिक रोग को ठीक करना है जड़ से, चाहे वो माइग्रेन यानी अधकपारी दर्द क्यों ना हो, चाहे वो चक्कर का बीमारी क्यों ना हो। मानसिक रोग को जड़ से ठीक करना है, या कोई भी बीमारी को जड़ से ठीक करना है, तो चीनी खाना छोड़ दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। ये मानसिक रोग क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। खाए हैं तो चलना होगा। खाए और नहीं चले तो शरीर उस चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाएगा, तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा, तो उसके चलते इन्फेक्शन का बीमारी धरेगा। अगर तो चीनी खाना छोड़ दीजिए, बीमारी खत्म हो जाएगा। चीनी किसको कहते? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज, ग्लूकोन डी में ग्लूकोज, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा, शरीर के लिए बात बराबर है। तो इसमें से आप जो भी चीनी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चलना भी होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता है, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। सपोज कीजिए आप एक दिन में 4 आलू खा लिए, तो 1 आलू में 8 चम्मच चीनी है, स्टार्च नामक चीनी। आप खा तो लिए लेकिन उसको खर्च नहीं किए, तो शरीर के अंदर तो घुस गया, और शरीर उस चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा, तो मोटापा का रोग, या तो उसको शरीर एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब बनाएगा। पूरी दुनिया उसको, हम कहते हैं उसको तेजाब, लेकिन पूरी दुनिया उसको ऑटो एंटीबॉडी कहता, उसको सी रिएक्टिव प्रोटीन कहता, उसको साइटोकाइन कहता, उसको फ्री रेडिकल कहता, लेकिन हम उसको एक लाइन में कहते तेजाब। तो एक्स्ट्रा चीनी से शरीर चर्बी भी बनाता। आपका खर्चा था 2000 कैलोरी, आप रोज खाते थे 4000 कैलोरी। ये जो 2000 कैलोरी आपके शरीर के अंदर रोज घुसता था, ये एक्स्ट्रा कैलोरी को शरीर या तो चर्बी बनाया तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी तेजाब बनाया तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का बीमारी। अगर हम 4 आलू खाए और नहीं चले 15000 कदम, 4 किया 12000 कदम, तो आलू का चीनी चर्बी बन के अगर तोंद में जमा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, दर्जी तोंद बढ़ा के काम चला देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए उससे कोई हर्जा नहीं, हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके खून के नली में जमा हो जाए, तो जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकीर्ण हो जाएगा। हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी दिमाग के नली में जमा होगा तो लकवा मारेगा। ओवरऑल दिमाग के नली के बाहर में जमा होगा तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। और चर्बी अगर
हार्ट की नली में जमा होगा तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी, दिमाग के नली में जमा होगा तो लकवा मारेगा, स्ट्रोक, दिमाग के नली के बाहर में जमा होगा तो माइग्रेन, और ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो गया तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। अच्छा, कोई भी एक आदमी यदि आपको बिना उकसावे के गाली दे दे तो आप उसको क्या बोलते? आप उसको बोलते अरे तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा चर्बी जमा हो गया क्या, तुम्हारा सारा चर्बी हम निकाल देंगे। आपको लगता है कि आप तो मजाक में बोले हैं, लेकिन आप सही में आप बिल्कुल वैज्ञानिक चीज़ बोल रहे हैं। सही में हम एक्स्ट्रा चीनी खा के दिमाग में चर्बी जमा कर लेते। जब दिमाग में चर्बी जमा हो जाता तो दिमाग असामान्य व्यवहार करने लगता। ये किसी मोबाइल में अगर 4 GB रैम है, हम 3.99 GB भर दें तो वो हैंग करने लगेगा। जिस किचन में कोई महिला खाना बनाती है, उस किचन में 20 आदमी खड़ा हो जाए तो उससे खाना नहीं बन पाएगा। यानी हम एक्स्ट्रा कैलोरी अगर दिमाग में चर्बी के रूप में जमा करेंगे तो दिमाग का हर अंग काम करना असामान्य करने लगेगा, तो हमको बेचैनी, घबराहट, एंग्जाइटी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जमा हो गया तो थायराइड का बीमारी, लैरिंक्स में जमा हो गया खराटा शुरू हो जाएगा, लीवर में जमा हो गया तो फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो गया डायबिटीज, किसी नस में चर्बी जमा हो गया नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो गया किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा, उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। वही चीज़ दिमाग में भी होता। तो मानसिक रोग क्यों होता? क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीनी खा के दिमाग में चर्बी जमा कर देते। तो एक नुकसान हुआ। एक्स्ट्रा चीनी से शरीर खाली चर्बी जमा नहीं करता, एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाता। और चर्बी अगर जमा हो गया आपका लीवर में तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा होगा तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो गया तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो गया, प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार उल्टी आई। किसी नस में चर्बी जमा हो गया तो नस का झिनझिनी। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी रूपी कचरा जमा कर दीजिएगा तो शरीर का हर अंग त्राहिमाम करने लगेगा। ये तो एक नुकसान हुआ। शरीर चीनी से खाली चर्बी नहीं, तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया कराएगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाही, पिंपल करा देगा। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन करा देगा। और वही हम जो बता रहे हैं आपको, एक्स्ट्रा चीनी से चर्बी भी बना तो उसकी वजह से दिमाग काम करना बंद किया, और जो है कि वो एक्स्ट्रा चीनी से शरीर तेजाब भी बनाया, वो तेजाब से भी दिमाग डैमेज हुआ। तो बेचैनी, घबराहट, अधिकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। और चर्बी तेजाब अगर यहाँ ये सांस की नली में गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में गया तो गठिया, चमड़े में गया तो एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई, पिंपल। दिमाग में गया तो मिर्गी, पागलपन। और लीवर में गया तो जॉन्डिस। और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। सब का सब चीनी शरीर चर्बी या तेजाब नहीं बनाता, कुछ एक्स्ट्रा चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। तो यदि आपके पसीने में रोज के रोज चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके दिमाग में रोज के रोज ज़्यादा चीनी छिड़का जाए तो ऐसा न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस होगा, ऐसा दिमाग का टीबी होगा कि वो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा दिमाग में हर्पिस घुसेगा कि वो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा, ऐसा क्रेचफोल्टर जैकोब डिजीज होगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनी गिराइएगा तो चीटी लगेगा। यानी कि एक्स्ट्रा चीनी से शरीर 3 ढंग से डैमेज करेगा, ये 4 ढंग से डैमेज करेगा। एक तो चर्बी के रूप में जमा होकर के दिमाग को डैमेज करेगा, एक तो उससे तेजाब बनेगा जिसको पूरी दुनिया ऑटो एंटीबॉडी कहता है, उसके चलते दिमाग डैमेज होगा। आजकल सारा मानसिक रोग को ऑटो इम्यून बीमारी कहा जाने लगा है। यानी कि लिखा गया, गूगल में टाइप कीजिएगा इन्फ्लेमेशन एंड डिप्रेशन, आपको बहुत सारा आर्टिकल खुल जाएगा। अब बहुत लोग ये मानने लगे हैं कि दिमाग में इन्फ्लेमेशन होता है उसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है, और अगर आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा दिया जाए तो वो ठीक हो जाएगा, या फिर शरीर में जो तेजाब बनाए हैं उसको मेहनत करके गला दीजिए तो भी ठीक हो जाएगा। तो ज़्यादा चीनी चर्बी बन के दिमाग में जमा होगा तो उसके वजह से मानसिक रोग होगा, तेजाब के रूप में जमा होगा तो उसके वजह से मानसिक रोग होगा, और उसको इन्फेक्शन भी दिमाग में पकड़ेगा उसके वजह से भी मानसिक रोग होगा। और कभी कभी जब ज़्यादा पेट और भूख का साइज तो एक ही है, जब पेट में और भूख में कार्बोहाइड्रेट से भर दीजिएगा, जब कार्बोहाइड्रेट रिच फूड से पेट और भूख भर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है प्रोटीन आपको कम मिलेगा। तो प्रोटीन ही रिपेयर वर्क करता है। तो जब प्रोटीन कम खाइएगा, 60 ग्राम प्रोटीन रोज नहीं खाइएगा तो आपका इम्यूनिटी पावर भी कमेगा, तो इन्फेक्शन बेतहाशा गति से बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है कि आपका
उसकी वजह से आपका रिपेयर वर्क भी खराब होगा। तो जो आपका ब्रेन टूट करके रिपेयर होता था, रिपेयर भी नहीं कर पाएगा अपने आप को, तो वो बीमारी परमानेंट रह जाएगा। तो ये हुआ, आपको समझा दिए कि कैसे जो है कि जो सब बीमारी आपके गलत भोजन से होता है। तो अगर आपको ठीक होना है तो उल्टा काम कीजिए। जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से मानसिक रोग की ओर पहुंचे, जिन राहों पे चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे, उसका उल्टा काम कीजिए। अभी तक आप जम के चीनी खाते थे और नहीं टहलते थे, एक आलू में 8 चम्मच चीनी था, आपको लगता था हम कहाँ चीनी खाते हैं, पता चला आप समोसा खा रहे थे, बाहर में मैदा अंदर में आलू, तो अगवे चीनी है। पता चला आप मूढ़ी का भुंजा खाते थे, पता चला आप चावल का भुंजा, मकई का भुंजा खाते थे, ये तो अगवे चीनी है। आप ग्लूकोज खाइए, मीठे फल का फ्रुक्टोज खाइए, दूध का लैक्टोज खाइए, कि चावल आलू मकई मैदा का स्टार्च खाइए। पता चला आप एक दिन में 10 रोटी खाते थे, तो 10 रोटी मतलब 10,000 कदम चलना। आप अगर खाए थे तो आप अगर चल लेते तो बीमारी नहीं होता। आप खा तो लिए लेकिन खर्चा नहीं किए। अगर आप मेहनत बिल्कुल नहीं कीजिएगा तो आपको केवल 1500 कैलोरी की जरूरत है। बाकी अगर हम 1 घंटा भाषण देंगे तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। 1 किलोमीटर चलेंगे तो केवल 50 कैलोरी खर्च होगा। 1 घंटा चलेंगे तो 300 कैलोरी खर्च होगा। 1 घंटा साइकिल चलाएंगे 600 कैलोरी खर्च होगा। आप एक फिटनेस बैंड आता है, 24 घंटे का आपका औकात बता देगा कितना कैलोरी खर्च किए। पता चला एक सामान्य आदमी 24 घंटे में केवल 500 कैलोरी खर्च करता है, तो 1500 कैलोरी ऐसे खर्चा हो रहा है, और 500 और खर्च किया आप, तो 2000 कैलोरी खर्चा है। लेकिन जब आप जोड़ने बैठिएगा तो देखिएगा क्या 3-3, 4-4 हजार कैलोरी रोज खाते जा रहे हैं, और उस 4000 कैलोरी में करीब करीब 80% कार्बोहाइड्रेट है। ये जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है यही बीमारी का जन्मदाता होता। तो जैसा कि हम वीडियो के शुरुआत में बताया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा चीनी खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, और 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना ताकि विटामिन डी पैदा हो, और 6 घंटा भी गहरी नींद नहीं लेना ताकि दिमाग में कुछ रेस्ट करने का भी समय मिले उसको। यही 5 कारण है बीमारी होने को। इंसान अगर इस 5 चीज़ को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भगवान के द्वारा भेजा गया है, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर मानसिक रोग को जड़ से ठीक करना है तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूछ का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी चीज़ खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना उसके लिए बनाया था जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, जो 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो जिस आदमी को केवल 1 घंटा चलना है, क्या वो भूखे पेट रहेगा? नहीं। जो हमारे जैसा आदमी हो, जो केवल 2 घंटा चलता हो, बाकी टाइम खाली प्रवचन देता रहता हो, तो उस आदमी को क्या खाना चाहिए? जो कम मेहनत करता है उसको ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का नहीं तसला का, सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी नहीं खाना, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो, 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना के खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना: मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीजिएगा। पेट में पहले दाल घुसाइएगा। अगर दाल से पेट भर जाए, रोटी सब्जी नहीं खाना। दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी खाना। दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। हर हाल में 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज। एक दिन में 4 रोटी ज़्यादा नहीं खाना, 2 सुबह 2 रात। अगर दोपहर में भी खाते हैं तो 2 सुबह 1 दोपहर 1 रात। दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। आप बोलेगा सर 4 रोटी में पेट नहीं भरता। दाल अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड। पता चला 1 किलो कद्दू का सब्जी अकेले खा गए, 1 किलो परवल अकेले खा गए, लेकिन उस सब्जी में आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम नहीं मिलाना। अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन। चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन, 400, 500, 600 ग्राम का बॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन। और अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फली, मकई का भुंजा नहीं खाना। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलना। अगर 2 घंटा नहीं टहल सकते तो 2 घंटा डांस क्लास ज्वाइन कर लीजिए, या फिर 2 घंटा साइकिल चलाइए,
कुछ भी कीजिए, उछलिए कूदिए, लेकिन घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, बिना काम के चलिए। रोटी में आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के तब आटा सान के रोटी बना के खाइए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये मानसिक बीमारी आपको तंग करेगा, ना केवल स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ना केवल आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ना केवल आपको ये जो है कि डिमेंशिया, ना केवल ये अल्जाइमर डिजीज आपको तंग करेगा, बल्कि आगे चल के और क्या क्या होगा। नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, सेक्स का गड़बड़ी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि काहे ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, वही जो आपको बताए थे। दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, तो ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, ये चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर खाना छोड़ दीजिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत खाइए। ये नहीं कि हमको चीनी का बीमारी हो तभी ये सब बंद करेंगे, नहीं, कोई भी बीमारी इसी कारण से होता है, इसलिए ये सब खाना छोड़िए। नंबर 2 जो है कि दाल, प्रोटीन बढ़ा दीजिए। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दाल, राजमा, सोयाबीन, अंडा। सर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा रहता, हमारा किडनी भी खराब है सर, तो क्या हम प्रोटीन खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, हाँ, लेकिन ओवरऑल कैलोरी नहीं क्रॉस होना चाहिए। प्रोटीन आप ज़्यादा लीजिए, लेकिन ओवरऑल कैलोरी 2000 से क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो फिर उस प्रोटीन से यूरिक एसिड कभी नहीं बढ़ेगा। याद रखिएगा, ये हम क्या बोले हैं आपको, ये नहीं कि पागल की तरह एक दिन में 10 अंडा खाने लगे, नहीं। तो ओवरऑल कैलोरी जो आपको जरूरत है एक दिन का, वो आपका 2000 कैलोरी के आसपास जरूरत है, तो वो क्रॉस नहीं कर दीजिए आप, वो तो उतना ही लेना है। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, अभी कीटो डाइट लेना है, कीटो डाइट लेना है, कीटो डाइट में बोल करके हम कैलोरी, पता चला कि हम 4000 कैलोरी खा रहे हैं। नहीं, ये काम नहीं करना है। तब तो आप कार्बोहाइड्रेट नहीं भी खाइएगा, आप प्रोटीन फैट जम के खाइएगा तो भी बीमारी हो जाएगा, क्योंकि आप ओवरऑल कैलोरी जो है वो बढ़ा रहे हैं। आप ठीक है कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हैं, लेकिन वो लीवर आपका चीनी बना देगा। आप खाइएगा प्रोटीन, वो बना देगा चीनी, आप खाइएगा फैट, वो बना देगा चीनी, ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा लीवर बना देगा। तो इसलिए ओवरऑल कैलोरी आपको क्रॉस नहीं करना है, और कार्बोहाइड्रेट टोटल डाइट का जो है कि आपको 30% से ज़्यादा नहीं लेना है, और कम करना है तो और कम कर दीजिए। फल खाना है तो उस दिन रोटी बिल्कुल छोड़ दीजिए, और दाल 3 से 4 कटोरा रोज पीजिए, 1 कटोरा सवेरे, 1 कटोरा दोपहर, 1 कटोरा रात। रोटी में आधा आटा आधा चना का सत्तू मिला के रोटी खाइए। और जब भी आपको मानसिक रोग है तो ये मत समझिए कि खाली मानसिक रोग है, नहीं, आपके कंबल ओढ़ लेने से अंदर नहीं चला जाएगा। दुनिया में अलग से मानसिक रोग होता ही नहीं। अगर मानसिक रोग है तो इतना तो तय है कि अंदर में भी गड़बड़ी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा चीनी खाए हैं वो चर्बी और तेजाब बन के खाली आपके दिमागे को वो नहीं खराब किया होगा, आपका लीवर और आपका किडनी, आपका थायराइड, आपका हार्ट, ये सबको भी जरूर खराब किया होगा। लेकिन ये पता तब चलेगा जब आप जांच कराइएगा। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं पूरा जांच कराओ, पूरा जांच कराओ, तब समझ में आएगा क्यों हमारा थ्योरी सही है। इसीलिए सही है क्योंकि अब आप देखिएगा गूगल में टाइप करके ऑटो एंटीबॉडी एंड कोई भी बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सबका पब्लिकेशन हो गया, जर्नल में सब लोग अब लिख रहा है। लेकिन हम तो आपको ब्रॉडली समझा दिए, क्योंकि हम इतना बीमारी का अनुभव के हिसाब से आपको बता रहे हैं। हमारे पास नहीं भी तो साइकेट्रिक मरीज भी कम से कम 400-500 मरीज ठीक करने का अनुभव है, और ये जड़ से ठीक हुआ। जड़ से कम 500 मरीज को हम ठीक कर चुके हैं, मिर्गी का रोगी को। माइग्रेन तो पता नहीं और भी ज़्यादा होगा, 1000 मरीज होगा जिसको हम जड़ से ठीक कर दिए। वो इसलिए ठीक कर पाए क्योंकि हम उसका भोजन बदले। अगर हम भोजन नहीं बदलेंगे और मरीज हमारे अनुसार नहीं चलेगा तो जिंदगी में भी ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर भोजन बदल दीजिएगा तो दावे के साथ बीमारी जड़ से जाएगा। लेकिन केवल 15 मिनट टहलने पर नहीं होगा भैया, आपको 2 घंटा रोज। दूसरी बात, कभी भी ज़्यादा जोगी मत उजाड़। ऐसा मत कीजिए कि बीपी कहीं और दिखाना, चीनी कहीं और दिखाना, गठिया कहीं और दिखाना और मानसिक रोग कहीं और दिखाना, नहीं। वो सब एक ही डॉक्टर ठीक करेगा। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा ठीक नहीं होगा तो हमसे मानसिक रोग भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि कारण तो एक ही है, ज़्यादा जोगी मत उजाड़। तो इसीलिए अगर ये सब का कारण है गलत भोजन, भोजन बदल दीजिएगा तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आप गूगल में टाइप कीजिएगा एम्पा रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडी, नमडा रिसेप्टर, NMDA रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडी,
कास्पर रिसेप्टर ऑटो एंटीबॉडी, है ना, कंट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन एंटीबॉडी और एंटी गैड एंटीबॉडी, एंटी गैड एंटीबॉडी, ऐसा आप देखिएगा तो अनेकों एंटीबॉडी मिलेगा। और कोई भी आपको मानसिक रोगी में आप जांच कराइएगा तो देखिएगा सी रिएक्टिव प्रोटीन उसका बढ़ा हुआ है, हाईली सेंसिटिव सीआरपी बढ़ा हुआ है, उसमें बहुत सारा गड़बड़ी आएगा और सबका कारण है आपका गलत भोजन। तो यदि आप जड़ें धर लीजिएगा तो अलग अलग शाखा नहीं काटना पड़ेगा, लेकिन यहीं पर गड़बड़ी होता है। कोई भी मानसिक रोग का डॉक्टर ये सब आपको नहीं बताएगा, अल्टीमेटली आप ठीक नहीं हो पाइएगा। आपको बोलेगा कि जो डाइट और एक्सरसाइज है ये केवल मात्र 5% है, नहीं, यही मेन चीज़ है, यही मेन चीज़ है। इसको ठीक और एक चीज़ और जानिए, वर्तमान में जीवन बिताइए, कभी भी कल्पना में मत रहिए, वर्तमान में ही जीवन है। गीता में कहा गया अपने दुख का कारण दूसरों में मत तलाशिए, आप अपने दुख के जिम्मेदार खुद हैं। न किसी को कोई दुख दे सकता, न किसी को कोई सुख दे सकता, आप अपने जिम्मेदार खुद हैं, याद रखिएगा। तो ये सब चीज़ को पालन कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो गए और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो गए। तो मित्रों, चूँकि ये 1 घंटे के बाद ये वीडियो ऑफ हो जाता है, इसलिए अब हम आपसे विदा लेंगे। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी स्किन बीडी इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। करीब 5 साल में करीब 80-90 हज़ार मरीज के अनुभव के हिसाब से आपको हम निचोड़ बताए हैं। इसको फॉलो कीजिए, जरूर ठीक होइएगा। अगर आपको हमसे इलाज कराना हो तो हमारा फ़ोन नंबर, ये जो भी आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, उसके हेडिंग में जब देखिएगा पूरा हेडिंग नामकरण उसका, तो उसमें हमारा फ़ोन नंबर होगा। हमारा फ़ोन नंबर है 8969953194, ये नंबर। और हमको ईमेल कर सकते हैं krantijaikar@gmail.com। तो इस पर हम आपका कोई भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और कोई आदमी हमसे बिना मिले भी इलाज ले सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। आगे भी आपसे हम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा हमको फ़ोन कीजिएगा। तो ये शॉर्ट हम अपना बात आपके सामने रखें कि आप अगर हमसे दिखाइएगा तो कोई भी मानसिक रोग हम जड़ से ठीक कर देंगे। लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब आप दाल जम के पीजिएगा, जब घड़ी देख के 1 से 2 घंटा रोज़ टहलिएगा, जब अंकुरी चना अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज़ खाइएगा, और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा ख़त्म कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। और जब इसको छोड़िएगा तो ऑटोमेटिक आपका डायबिटीज़ भी ठीक होगा, आपका थायराइड भी ठीक होगा, आपका लकवा भी ठीक होगा, आपका मिर्गी भी ठीक होगा, आपका पथरी भी ठीक होगा, आपका हाइड्रोसिल भी ठीक होगा, आपका हर्निया भी ठीक होगा। क्योंकि कारण सबका एक ही है, गलत भोजन। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं और स्वास्थ्य एक ही है। तो गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए और रोज़ टहलिए। रोटी कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं खाइए। जिस दिन फल खाना हो तो 1 सेव सुबह, 1 सेव दोपहर, 1 सेव रात, 1 केला सुबह, 1 केला दोपहर, 1 केला रात, ये ऐसा खाइए। लेकिन उस दिन रोटी सब्जी छोड़ दीजिए। वैसे केस में केवल दाल पीजिए और फल खाइए, बस इतना करके खाइए। ऐसा तो आप फल भी खा सकते हैं। माइंडफुल ईटिंग कीजिए मित्रों, तभी जाके कोई बीमारी से काबू पा सकते हैं। तो यही हम संदेश देना चाहते थे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भूले भटके मानवता को भी बचाया जा सके। और आगे भी आप जो बोलिएगा उस मुद्दे पर हम अलग अलग वीडियो के रूप में बना करके आपके पास हम मिलते रहेंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक सूचना तुरंत पहुंचे। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपने हमारी बातों को बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए आपसे मैं अनुग्रहित हूँ। और आपके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हैप्पी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। मानसिक रूप से स्वस्थ तभी रहिएगा जब आपका तन स्वस्थ रहेगा, और मन भी एक तन का हिस्सा है। तो ब्रेन को स्वस्थ रखिए, ब्रेन स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा, तभी मन स्वस्थ रहेगा। गलत दिमाग में अच्छा मन कभी नहीं आ सकता। तो सात्विक ढंग से विचार कीजिए, एक्स्ट्रा कैलोरी मत लीजिए, जितना लिए हैं उसको खर्च भी करना सीखिए। रोज़ टहलिए 2 घंटा, सही आचरण अपनाइए। हम अपने बच्चे को सिखाते बेटा रोज़ मुँह धोना, रोज़ नहाना, काश हम समझाएं बेटा रोज़ टहलना, तो आधा बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाए। दाल जम के पीजिए, अंकुरी चना मूंग खाइए। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ तो भी दाल पीना है। किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता। तो यही हमारा संदेश था आपको। और भी अलग अलग बीमारियों में आपसे हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये हम अपने अनुभव से सीखे मित्रों, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो ये इसको फॉलो कीजिए। आप हमसे नहीं भी दिखा के इसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा लगे तो ये आपका ज्ञान हो गया। नमस्कार, धन्यवाद।